So, welcome to Excellence Icon, and today we're gonna start respiration. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज़ एटीपी। उससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं व्हाई डू ह्यूमंस नीड एनर्जी। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, हमें एनर्जी की ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज हमारी बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस है जो कि अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अपने ओ लेवल्स में भी और अपने एएस में भी पढ़ के आए हो। तो इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है प्लस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जब भी आप काम करते हो, ज़्यादा काम करने से आप थक जाते हो बिकॉज आपके पास इतनी एनर्जी नहीं हो सकती कि आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं। सो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन दे रिक्वायर एनर्जी। सिमिलरली अगर हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो आप अपने ओ लेवल्स में भी और अपने एएस में स्पेशली पढ़ के आए हो, उसमें में एनर्जी रिक्वायर होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आते हैं और डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एटीपी रिक्वायर होती है। उसके बाद हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है सेल में, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हमें एटीपी रिक्वायर होती है, जो हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, इन द राइबोसोम्स। तो हमें उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें बहुत सारे और भी ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। लाइक अगर आप वॉक कर रहे हो, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। और हमारे अंदर स्टेमिना जो है वो एनर्जी पर बेस्ड है। अगर हमारे पास किसी के पास कम एनर्जी है ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके पास कम जो है वो स्टेमिना होगा भागने दौड़ने का। और जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, यानी वो रोज़ वर्क करता है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया भी सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। Now focus on the adenosine triphosphate molecule. What is ATP? It is a universal energy currency for cell. अब करेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है समझना। फॉर सपोज अगर आप अपनी कंट्री में हो और अपनी करेंसी यूज़ करो, दैट्स वैलिड। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में जाओ, फॉरेन कंट्री में जाओ, वहाँ आप अपनी कंट्री की करेंसी को यूज़ करोगे तो वो आपके लिए इनवैलिड होगी। वो कहेंगे कि नहीं, आप हमारी कंट्री की करेंसी यूज़ करें, अपनी कंट्री की यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस शोज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ करेंसी। इसी तरह से एटीपी पूरी बॉडी में, और ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बॉडी में बल्कि प्लांट सेल में भी, इस तरह से माइक्रोब्स और फंजाई बैक्टीरिया, इस तरह से एटीपी जो है वो बेसिकली ओवरऑल यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब ओवरऑल ये एक एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में देता है। In respiration, carbohydrates, fats and proteins is transferred to ATP. हम जितना मीठा खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम जितना ऑयली खाना खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है एंड फैट्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों आइटम जो लेते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी बॉडी में इन द रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन होकर एटीपी बनते हैं। सो रेस्पिरेशन याद रखना ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन में ही ये ब्रेक डाउन होते हैं इनटू एटीपी। एटीपी इज़ अ फॉस्फोरिलेटेड मॉलिक्यूल। फॉस्फोरिलेटेड मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है और उस न्यूक्लियोटाइड पे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है। एंड यस, यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। यानी हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस बेस है एडिनाइन, जैसे अब अपने एएस में पढ़ के आए, हमारे पास थाइमाइन, साइटोसाइन, ठीक है, ग्वानाइन, तो हमारे पास एडिनाइन है, या आप अपने एडिनोसिन के नाम से भी याद कर सकते हो, सॉरी ग्लूटामाइन। हाँ, हमारे पास यहाँ पर जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एडिनोसिन एडेनाइन आप याद कर सकते हो नेम से, ठीक है। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस है। प्लस हमारे पास यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मीन्स 3 एंड वी हैव अ राइबोज शुगर। राइबोज शुगर इज़ हेक्सोज शुगर। ये 6 कार्बन की शुगर होती है, वी कॉल इट एज हेक्सोज शुगर, ठीक है। इसका नाम है राइबोज शुगर। और हमारे पास ना सिर्फ एटीपी में बल्कि एक और भी मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास राइबोज शुगर होती है, एंड दैट इज़ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारे पास राइबोज शुगर होती है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अ बिट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, दैट व्हेन वन फॉस्फेट ग्रुप इज़ रिमूव फ्रॉम एटीपी। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज आप अब आगे जब रेस्पिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में ये समझोगे कि हमारे पास एटीपी एडीपी पर बन रहा है, ठीक है। एडीपी फिर एएमपी बन रहा है, इन केस एडीपी एटीपी ही बनता है, ठीक है। सो व्हेन वन फॉस्फेट ग्रुप इज़ रिमूव फ्रॉम एटीपी, एडीपी इज़ फॉर्म्ड, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है फ्रॉम ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट ग्रुप हट गया, ठीक है। और कितनी परसेंट एनर्जी रिलीज होती है?
30.5 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ सेकेंड फॉस्फेट प्रोवाइड्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा टुवर्ड्स द राइबो शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड विच इज़ नाइट्रोजीनियस बेस विच इज़ एडेनाइन, ठीक है। उतने ही अमाउंट आपके पास एनर्जी रिलीज़ होगी 30.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब तीसरा फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा लीविंग एडेनाइन, तो हमारे पास सिर्फ 14.2 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी ये कम है। 14.2 किलो जूल्स पर मोल कम एनर्जी है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट आपने फॉस्फेट रिमूव किया 30.5 किलो जूल्स पर मोल, सेकंड रिमूव किया वही आ रही है, लेकिन थर्ड रिमूव किया तो 30.5 का हाफ भी नहीं था, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम जब एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा रहे हैं तो बेसिकली हम एनर्जी ले रहे हैं। इसी तरह से दूसरा फॉस्फेट ग्रुप हटाएंगे तो हम एनर्जी लेंगे। तो हमारी बॉडी में यही होता है कि भाई एडीपी जो है वो एटीपी बनता है, फिर एटीपी एडीपी बनता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी गेन होती है। ये सारा कॉन्सेप्ट याद करना है, ठीक है। ओके, नाउ वी नीड टू नो द एनर्जी करेंसी। Hydrolysis of ATP molecule provides a high quantity of energy। जब ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो ATP ब्रेक डाउन होता है और हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग एनर्जी करेंसी। Relatively stable molecule in range of pH that normally occurs in cell, ठीक है, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है इन द रेंज ऑफ pH that normally occurs in the cell। जो सेल के अंदर की pH होगी ये वो उसी pH का होगा। ये कोई अलग से न्यू pH का नहीं होगा कि इसको भाई कोई टेम्परेचर चाहिए मेंटेन होने के लिए, प्रेशर, टाइम वगैरह, ये सब नहीं। ये इसका जो pH है वही pH सेल का भी है। So it is a stable molecule. To break down ATP, an enzyme known as ATPase is required। ये याद करना है आपको, ठीक है। ATPase एक ऐसा एंजाइम है, मैंने आपको बताया था अपने एएस में कि एंजाइम्स की आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एंजाइम्स में हमेशा आगे ASE लगता है, सो इट बिकम्स एंजाइम, ठीक है। मतलब एंजाइम का नाम इस तरह देते हैं। तो ATPase is simply the breakdown of the ATP and that is the enzyme which require for it। A human have 50 gram and 200 gram of ATP in his body at a moment and may use 50 kilogram of ATP per day। इसका मतलब ये है कि एक इंसान के पास 50 ग्राम या 200 ग्राम, एक नॉर्मल बंदे के अंदर इतना ATP होता है और वो एक दिन दैट मे बी सिमिलर टू द इंटायर बॉडी मास, यानी 50 किलोग्राम एक इंसान का जो बॉडी मास होता है, एक नॉर्मल पर्सन का बॉडी मास 50 किलोग्राम होगा, 60 होगा, 70 होगा। ये 50 किलोग्राम तो एक दिन में यूज़ कर रहे हैं पर डे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मैसिव क्वांटिटी में ATP बनता है कि आप एक दिन में 50 किलोग्राम यूज़ कर लेते हैं अपना ATP, ठीक है। ATP इज़ मेटेड कॉन्स्टेंटली इन द सेल एज इट कैन नॉट स्टोर, सो सेल मेक्स व्हेन नीडेड। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा सवाल ना करे कहीं कि भाई ATP स्टोर कहाँ होता है, जैसे ग्लाइकोजीन, प्रोटीन्स, इस तरह से ये भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्टोर नहीं होता। प्लस ये सिर्फ तभी बनता है जब रिक्वायर होता है। मतलब अगर किसी प्रोसेस में भाई हमें ATP की ज़रूरत है, कहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने वाला है, तो ये फ़ौरन ATP बना लेते हैं हमारा जो सेल है। लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तो ये नहीं बनाता, लेकिन ये कहीं स्टोर नहीं करता। ATP बनाया, फ़ौरन यूज़ हुआ, एनर्जी दे दी, बस ख़त्म। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भाई ATP कहीं बॉडी में स्टोर होता हो, ठीक है। एनर्जी हमारी स्टोर नहीं होती हमारी बॉडी में ATP, सही है। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन एंड केमियोस्मोसिस, तो ये बात थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ATP इज़ मेड व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज़ कंबाइंड विद ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आता है, तो हमारे पास जो है वो ATP बनता है। दिस इज़ डन इन 2 मेन वेज। ये 2 मेन वेज के थ्रू होता है, ठीक है। Using energy provided directly by another chemical reaction, this is substrate linked reaction। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन, उसको मैं डिटेल से पढ़ना है, तो हम इसको ये डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड इज़ केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यूजिंग एनर्जी रिलीज बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस डाउन द कंसंट्रेशन स्लोप।
इसका क्या मतलब है? केमी ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस जो कि हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कभी भी आप रेस्पिरेशन पढ़ो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि इनर मेम्ब्रेन वो एरिया है, इनर मेम्ब्रेन हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ पर केमी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। और उसके बाद होता यह है कि यूजिंग एनर्जी रिलीज बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन स्लोप होगा, अब क्योंकि ऑब्वियसली ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि इसमें हमारे पास एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, यूजिंग एनर्जी रिलीज बाय द मूवमेंट ऑफ ओके। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, विच इज़ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मुझे रिकॉल करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है? तो होता ये कि जब वो मूव कर रहे होते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है? सो इस तरह से आपका केमी ऑस्मोसिस होता है और सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन। ये वैसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट अभी आपको मैंने यहाँ पे नहीं बताया, अभी आपको इसको बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन यहाँ तक अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे सारा कि व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर इन बेसिकली द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक बात मैं बताता चलूँ बिफोर एंडिंग द वीडियो, और वो ये है कि इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम जो है वो रेस्पायर करते हैं, तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही जो है वो रिएक्शन होता है, दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? जहाँ पर हमारे पास जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो उसमें आपको बेसिकली रेस्पिरेशन 4 हिस्सों में होती है फॉर एरोबिक: ग्लाइकोलिसिस, सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड देन द लास्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन, ठीक है? और ग्लाइकोलिसिस जो कि हमारे पास सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, लेकिन एनारोबिक में सिर्फ एक ही चीज़ होती है बस, बाकी 3 चीज़ें जो बताई हैं वो नहीं होती। सो टिल दैट इज़ हियर, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एटीपी मॉलिक्यूल, जिसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि व्हाई वी रिक्वायर इट एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड इन द बॉडी। सो thanks for watching. Do subscribe this channel if you are new to my channel. Do subscribe it, ठीक है? और बाकी 11 बच्चों को भी अलर्ट कर दो that we have started the respiration revision. So we'll see you in the next video. Till that, take care.